जो हमारा सरकार आज भी जो टैक्स सरकार जो अब कोई स्कूल मान लो है, ठीक है, अगर सीधी भाषा में चले तो कोई स्कूल है, स्कूल फीस क्यों लेता है? स्कूल में फीस लगती है ना, तो सुविधाएं बढ़ाने के लिए। अगर ऐसे ही सिर्फ टीचर को पैसा नहीं देना रहता है, बिल्डिंग का खर्च नहीं देना रहता, सुविधाएं जो है उनकी खर्च अगर देना नहीं रहता, कोई अगर मान लो कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, सभी सरकार दे देती है, तो जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा कुछ देना नहीं होता है, फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार दे देती है, ठीक है। अगर मान लो कि ये सुविधाएं अगर प्राइवेट स्कूल को भी सरकार दे दे, सभी चीज़ दे दे, सैलरी टीचर ना ले, फ्री में पढ़ाने लगे, तो क्या किसी को फीस देने की आवश्यकता पड़ेगी? उसको भी लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी जब उसको कुछ खर्च ही नहीं है? तो ऐसे ही पहले जो सरकार, पहले जो राजा होते थे, सबको आवाज आ रही है ना, तो पहले जो राजा होते थे उन लोगों को कुछ सुविधा से कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। वो लोग जैसे आम जनता रहती थी वैसे ही वो लोग साथ में रहते थे, ठीक है। तो साथ में रहते थे, एक मान लिया जाता था कि ये हमारा जो है पूरे समाज का नेतृत्व करेंगे, उनको राजा बोला जाता था। पहले व्यवस्थाएं थी, जो ऋग्वेद में व्यवस्थाएं जो हम पढ़े हैं, राजा के बारे में जो पढ़े थे, उसमें जो है अब महाजनपद के अगर राजा से तुलना कर रहे हैं हम, तो महाजनपद के राजा में क्या अंतर आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि ये महाजनपद के जो राजा हैं, जो महाजनपदों में राजा जो हुए, वो विशाल किले बनाने लगे अपने राजधानी में जहाँ वो रहते थे, ठीक है ना। तो किला बनाने का मतलब क्या है कि एक तो शक्ति प्रदर्शन था कि हम जितना बड़ा किला बनाएंगे उतना मैं शक्तिशाली हो सकता हूँ या हूँ, ये दिखाने के लिए बनाया जाता था किला। बड़ी सेना रखते थे, ये भी शक्ति होने का प्रदर्शन करते हैं। आज भी देखो बड़े बड़े देश जो हैं वह अपने सेना जो है सक्षम बनाती है, ठीक है ना। अब कोई देश क्यों रखता है अपने अपने देश में जो है कि ये लड़ाकू विमान आ गया, ऐसे मिसाइल हमारे पास हो गए, परमाणु की सुरक्षा, परमाणु जो मिसाइल आते हैं, ये सब व्यवस्थाएं, ये सब जो है आक्रमण करने के लिए ही तो किया जाता है, या शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता है कि हम शक्तिशाली हैं, इतना मेरे पास ये संसाधन है, उपलब्ध हैं, ठीक है। तो महाजनपदों में पहले वाले राजा से अंतर ये देखने को हमको मिलता है कि ये बड़ी सेना रखने लगे, अपने यहाँ काम करने वाले जो है कर्मचारी रखने लगे, ठीक है, यानी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगी, ठीक है। तो ये जितनी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो इसके कारण से क्या असर पड़ रहा है कि उनको कुछ सैलरी देना, किसी को हम रखेंगे तो क्यों हमारे पास कोई रहेगा, कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना, पे करना पड़ेगा ना उसको सैलरी के रूप में। तो परमानेंट कोई व्यवस्था रख दिया राजा ने कि मतलब कोई भी परमानेंट, मतलब मंथली हो गया या साल भर का, जैसे व्यवस्था होंगे वो अलग बात है। तो एक परमानेंट जो कर्मचारी जब रहने लगे तो उनको एक सैलरी व्यवस्था की गई, ठीक है ना, सैलरी लोग देने लगे। लेकिन पहले के राजा जो थे उनको उपहार दिया जाता था, जैसे हमारे पास है कुछ, हमारे पास अनाज हुआ तो मैं अनाज ही दे दिया जा करके, कुछ मेरे पास और भी प्रोडक्ट मेरे पास है तो वो जा करके राजा को दे दिए उपहार के रूप में, ठीक है ना। पहले लोग ये करते थे, लेकिन महाजनपद में ऐसी व्यवस्थाएं से नहीं काम चल रहा था, उपहार से व्यवस्था जो है, यानी सुविधाएं जो बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं जो बढ़ रही हैं राज्य में राजा के, तो ये उपहार से सिर्फ पूरा नहीं हो रहा है। सेना की सैलरी हो गई, किला बनवाना हो गया, राज्य की जो है व्यवस्था, सुविधा बढ़ाना, ये जो है सिर्फ उपहार से जो है राजा का काम नहीं चलने लगा। तब वह परमानेंट व्यवस्था करने के लिए कि एक टैक्स के, जिसको हम कर कहने लगे, कि सभी को जो है एक लगा दिया कि जो जैसे कोई कृषक है, कृषक को लगा दिया कि आप अनाज हमको देंगे, ठीक है ना। जो काम करने वाले हैं तो उनको कर पैसा के रूप में नहीं लगाया। पहले जो है महाजनपदों में वो आर्थिक रूप से जरूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से ही लगाया, जिसके पास अनाज है वो अनाज आकर हमको दे दे, ठीक है ना, कर के रूप में। जिसके पास काम करने की कलाकारी है वह कला का ही अपना प्रदर्शन करने का मतलब है कि हमारे यहाँ आकर कुछ काम कर दें, 1 दिन 2 दिन, ठीक है। जो श्रमिक हैं वो श्रम आकर श्रम दान कर दें हमारे यहाँ, दान के रूप में कहें या सैलरी के रूप में कहें या टैक्स के रूप में कहें उसको, ठीक है ना। तो मतलब हमारे यहाँ आकर वो काम कर दें। लोहार है तो लोहार का अपना काम आकर कर दें, सुनार है तो सुनार का काम कर दें अपना, बुनकर है तो बुनकर अपना काम आकर कर दें। आगे दिया है ना यहाँ पर कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण कर थे। देखो नोट करो, पहले तो नोट करो इसको कि महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण कर फसलों पर लगाया गया कर को माना जाता था। यानी फसल पे जो कर लगाया गया उसको सबसे महत्वपूर्ण कर माना गया, ठीक है। फसलों पर लगाया गया कर, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कर अगर पूछेगा महाजनपद के समय, तो उस समय फसलों पर लगाया गया कर, फसल मतलब क्या, जो कृषि से हमको अनाज उत्पन्न होता है, फसलों पर लगाया गया कर, फसलों पर
लगाया गया कर उस समय के सबसे, हाँ बोल रहा हूं, महाजनपद में फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण कर थे, सबसे महत्वपूर्ण कर थे, क्योंकि क्योंकि थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। ठीक है ना, कृषक क्या थे, आज देखा जाएगा तो कृषक तो आज भी हैं, लेकिन कृषक पे कर, अरे फसलों पर कर से ज़्यादा आपको कर मिल जाएगा कहाँ, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है ना, तो पहले जो कर लगाया जाता था कृषक यानी कृषक पे जो कर लगाया जाता है, यानी फसलों पे जो कर लगाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण कर माना गया। इसलिए माना गया कि अधिकांश लोग जो हैं, जनता, जो अधिकांश जनता है वो कृषक होती थी, यानी किसान होती थी, इसलिए फसलों पे जो कर लगाया गया वो सबसे महत्वपूर्ण कर माना गया। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट लिखो, फसल पे कर उपज का, फसल पे कर जो लगाया जाता था, उपज का जितना उपज हुआ है उसका 1/6, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में, 1/6 भाग कर के रूप में राजा को देना होता था। क्यों लगाया गया था, क्यों महत्वपूर्ण माना गया? फसल पे कर जो है महाजनपद के समय क्यों माना गया महत्वपूर्ण कर? इसलिए माना गया कि वह उस समय अधिकांश लोग कृषि का काम करते थे, यानी कृषक थे, किसान थे, इसलिए वह जो फसल पर कर जो लगाया गया वो सबसे महत्वपूर्ण कर के रूप में माना गया। तीसरी बात कह रहा है, पूछेगा कि बताओ कि फसल पे जो कर लगाया गया था वह हिस्सा, कितना हिस्सा था, कितना भाग था? तो फसल के उपज का 1/6 भाग, फसल के उपज का 1/6 भाग जो है वह क्या था? 1/6 भाग समझ में आ रहा है ना? 1/6 भाग समझ में आ रहा है ना? मतलब 1/6 मतलब जितना मान लो हुआ उसमें से 6वां भाग, ठीक है ना, उसमें से 6 से भाग कर देंगे, जितना आएगा वो मेरा आंसर होगा। मान लो कि कोई भी, मान लो कि 6 तुम्हारे पास कुछ भी हुआ, ठीक है, 6 संख्या में, मान लो संख्या के रूप में देख लेंगे, तो 6/6 करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 हमको देना पड़ेगा भाई 6 में से, यानी वैसे ही 1/6 भाग, मतलब कोई भी चीज़ हुआ है तो उसका 6वां भाग जो है हमको राजा को कर के रूप में देना होता था उस समय। अब ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। महाजनपद में राजा कारीगरों पर जो कर लगाते थे उसे श्रम के रूप में, श्रम मतलब काम करके, ठीक है ना, श्रम के रूप में चुकाया जाता था, जिसमें कारीगर को ब्रैकेट में लिख लो बुनकर, सुनार या लोहार, ऐसे 2-3 गो लिख लो नाम, और भी आएंगे, 2-3 गो नाम लिख लो। बुनकर हो गया, सुनार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, ऐसे करके कई नाम हैं, तो 2-3 उदाहरण लिख लो, समझ में आ जाएगा। बुनकर, सुनार, लोहार, जिनको ब्रैकेट बंद कर लेना, जिनको महीने में एक दिन राजा के पास जाकर के काम करना होता था, राजा के पास जाके कर के रूप में काम करना होता था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? महाजनपद में पशुपालकों को कर के रूप में जानवरों से बने उत्पाद प्रोडक्ट, ठीक है ना, उत्पाद के रूप में देना होता था, कर के रूप में उत्पाद देना होता था। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट, जैसे दूध, जिसके पास गाय है वो दूध जाकर दे, दही दे, घी दे, तो ये प्रकार अलग हो सकता है, जरूर नहीं है कोई दूध ही दे, कोई दूध मान लो कि गाय हम रखे हैं, कोई दूध ला के दे दिया,
कोई दही ला कर दे दिया, कोई घी ला कर दे दिया, ऐसे करके लोग अपने अपने प्रकार से लोग देते थे, ठीक है ना। तो ये पशुपालकों के लिए था, ठीक है ना। ये सिर्फ गाय के लिए नहीं कह रहा है, गाय हो गया, भैंस हो गया, यानी जानवर कोई भी जो उत्पादन कुछ होता हो उससे, तो वो लोग ऐसे क्रम के रूप में करते। कुछ लोग बैल रखते थे, पता है कि नहीं आप लोगों को, बैल जो होते थे खेत जोतने का काम करते थे, ठीक है। पता ना आप लोग देखे होंगे, नहीं हम लोग देखे थे, हम लोग इस समय था, उस समय बैलगाड़ी चलता था, हमारे घर पे खुद था, मैं बैठा, और लोग जानते होंगे, ठीक है। वो वाला बैलगाड़ी तुम लोग तो नहीं देखे होगा, हमको उम्मीद है। तो बैल जो है ना, आज भी बैल कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक है ना। बैल से खेत जोता जाता है, ठीक है ना, हल के द्वारा है। तो बैल, अब जिस किसी के पास मान लो जानवर बैल के रूप में है, बैल है उसका मतलब गाय नहीं, तो बैल तो कुछ उत्पादन दे नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है, श्रम कर सकता है। वो भी श्रम करने का मतलब क्या, कि वह जो किसान है या जो बैल रखा है, वो अपने क्या करेगा कि बैल के द्वारा सामान पहुंचा सकता है बैलगाड़ी के माध्यम से, या तो वो जाकर के अगर राजा का खेत है तो उसको खेत को जोत कर सकता है फ्री में, ठीक है ना। तो ये प्रकार के अलग अलग मतलब पशुपालक जो रखे थे, पशुपालक जो थे वो अपना देते थे व्यवस्थाएं शुरू कर के रूप में, ठीक है, टैक्स के रूप में देते थे। फिर आगे देखो क्या लिखा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आज भी देना पड़ता है। आज आप कोई भी सामान ले लो, उस पर कर लगा, टैक्स लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं। आप एक बिस्कुट लेने जाओगे, टॉफ़ी लेने जाओगे, वहाँ भी कर लगा हुआ, टैक्स लगा हुआ। अब टैक्स जब पढ़ाएंगे कभी हम, तो बताएंगे कि टैक्स दो रूप में लगता है, टैक्स इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। कभी मैं समय मिलेगा तो बना करके मैं आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा, उसको आप लोग पढ़ लेना। तो बात की बात होगी, पहले यहाँ समझो। अब आप लोग लिखो कि महाजनपद में व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर लिया जाता। महाजनपद में व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था या कर लिया जाता था। ब्रैकेट में टैक्स ले लेना तो मतलब तुम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में टैक्स ले लिया, लिख लिया करना तुम लोग। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था, लिखा हुआ है बाबू, देखो लिखा हुआ है, देना पड़ता था। आगे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग कि आखेटकों एवं संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, जो शिकारी होते हैं, जो जंगल में रहने वाले हैं, उनको भी क्या है, आज आदिवासी समाज जो हमारा क्या है, उसी आदिवासी समाज जो है जंगल में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर। आज धीरे धीरे समाज भले बदल रहा है, लेकिन वो लोग रहते थे, ठीक है ना, आज भी रहते हैं कुछ। तो आखेटकों और संग्राहकों को राष्ट्रपति वाला सबको याद है ना, ध्यान रहे, कल मैं पूछूंगा राष्ट्रपति वाला, जो एनसीईआरटी से अलग मैं जो पढ़ाया हूँ, कल मैं सब पूछूंगा टोटल। आप लोग रिवीजन कर लेना, जो नहीं कंप्लीट किया वो बता देना, मैं भेज दूंगा उसको, कंप्लीट कर लेना। तो व्यापारी आखेटकों और संग्राहक लिखो, महाजनपद में इसके बाद पूछना बाबू क्या पूछना है। महाजनपद में आखेटकों और तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी, ऐसे लिख लेना, वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है इतना आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप लोग बताएं, बात इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो क्या होने लगा कि लोहे के फाल परिवर्तन, आप लोग लिखे पहले कि इस युग में यानी महाजनपद के काल में, ऐसे लिखो, इस युग में लिख करके ब्रैकेट में लिख दो, महाजनपद के काल में कृषि के क्षेत्र में दो बहुत बड़े बदलाव हुए, ठीक है। क्या हुआ, महाजनपद के काल में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव हुआ, दो बड़े बदलाव हुए, इसमें लिखो पहला लिखो कि पहला हुआ हल के फाल, ठीक है। हल के फाल से आप लोग समझ लेंगे ना, हल के नुकीला जो पार्ट होता है नीचे वाला, ठीक है ना, उसी को फाल बोलता है। तो हल के फाल अब लकड़ी के स्थान पर लोहे का बनने लगा। पहला परिवर्तन, पहला चीज हमको मिला। दूसरा परिवर्तन ये मिल रहा है, आगे देखेंगे, इस फसलों की उपज क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या हो गई, फाल से क्या परिवर्तन आया,
फाल से परिवर्तन आया कि फसल की जो उपज बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? कि ज़्यादा गड्ढा करने लगा ना लोहे वाला, या कठोर जो मिट्टी होती थी उसमें भी लोहा आसानी से चल जाता है। आज भी लोहे का प्रयोग होता है। तो पहले लकड़ी का जब प्रयोग होता था तो वो अच्छे से मिट्टी को जो है जोतने में आसानी नहीं होती थी, या कठोर जो ज़मीन होती थी वहाँ पर लकड़ी का फाल चलता नहीं था। ठीक है, तो जिससे क्या होता था, कृषि में फसल जो होते थे उपज कम होते थे, तो उपज क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें कि हल के फाल लोहे के होने के कारण फसलों की उपज बढ़ गई। ये उसमें दूसरा सेकंड मत लिखना तुम लोग, सेकंड परिवर्तन में मत लिखना, पॉइंट में लिख लेना उसको। पहले पॉइंट के अंदर ही अलग स्टार बना करके लिख लेना उसको। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अब लिखवाएंगे। पॉइंट लिखना, पॉइंट अलग हो गया। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा परिवर्तन लिखो। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों के बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उसको रोपण शुरू किया गया। लिखो दूसरा परिवर्तन क्या हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि हल के फाल लोहे होने के बाद धान के पौधे को अलग से तैयार कर रोपण व्यवस्था शुरू किया गया। लिखा गया था, बोलो समझाएं इसको पहले। उपज कम होती थी, तो धान की खेती में परिवर्तन क्या आया कि रोपण व्यवस्था शुरू की गई। रोपने की व्यवस्था यानी आज जो धान की खेती होती है, जो जानते होंगे उनको पता होगा कि धान जो होता है, पहले उसके जो है पौधे बनाए जाते हैं, पौधे उत्पादन किया जाता है अलग खेत में। ठीक है ना, तो पौधे जो उत्पादन किए जाते हैं, पौधे जो उसका किया जाता है, तो पहले बीज को जो है छिड़का करके उसको पास में, फिर बीज को जो है जब बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, ठीक है ना, तब वो रोपने लायक जब हो जाते हैं तो उससे वहाँ से उखाड़ करके अलग अलग खेतों में जा करके उसको दूरी बना करके रोपा जाता है। ठीक है, हम खेती किए हैं तो हमको पता है, रोपनी भी किए हैं। तो क्या होता है ना कि जो बीज पास में होते थे तो उससे क्या होता था कि फसलों का विकास नहीं होता था। ठीक है, फसलों का विकास नहीं होता था। क्यों विकास नहीं होता था? कि अब सीधी बात समझो कि जब ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे तो विकसित कम होंगे ना, कम स्थान में ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनका विकास कम होगा, सीधी बात है। ठीक है, वैसे ही धान की खेती जो होती है वह पहले जो होती थी तो ऐसे ही होता था कि छिड़क दिया जाता था, कहीं एक स्थान पर ही ज़्यादा धान उपज हो जाते थे, जिसके चलते क्या होता, उसकी क्वांटिटी जो होती थी, उत्पादन जो होता था, उपज जो होता था, वह धान की बहुत कम होती थी। ठीक है, तो जब रोपने की व्यवस्था शुरू किया गया नए कृषि के परिवर्तन में, तो क्या हुआ कि एक जगह बीज उत्पादन किया गया, बीज का पौधा बनाया गया, उसके बाद उसको अलग अलग दूरी बना करके रोपण व्यवस्था शुरू की गई। इससे क्या हुआ कि पौधे के चलते क्या हुआ कि वहाँ फसल का जो है पैदावार जो है ज़्यादा होने लगा। ठीक है ना, पैदावार ज़्यादा होने लगा। इतना बात आप लोग समझ में आ गई क्या? इतना बात आप लोग समझ में आ गई। कृषि में जो दूसरा परिवर्तन हुआ, धान की रोपण व्यवस्था शुरू होने के बाद, धान की रोपण व्यवस्था शुरू होने के बाद फसल की उपज बढ़ गई, फसल की उपज बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो खेती होती है वो थोड़ा सा मेहनती वाला काम होता है। तो राजा महाराजा या बड़े लोग क्यों करेंगे? वो लोग नहीं करते थे। काम कौन करता था? जो छोटे किसान होते थे, जिसके पास भूमि नहीं होती थी या भूमि कम होती थी, वो आज भी मजदूर के रूप में आज भी करते हैं गाँव में। ठीक है, वही लोग खेती करते हैं। जो बड़े, जिसकी ज़्यादा ज़मीन है वो खेती नहीं करता है, वो मजदूर रखता है अपना। तो दास दासी भूमिहीन खेती हरे मजदूर, वही व्यवस्थाएं आज भी चल रहा था या चल रहा है, कहीं कहीं चल भी रहा है आज भी। जिसके पास कम है, जिसके पास काम नहीं है, वो क्या करेंगे? अपना खेती जब कम है तो हम तो जल्दी अपना काम कर लेते हैं, तो दूसरा का भी काम कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसे करके उस समय व्यवस्थाएं शुरू हुई। इतना आप लोग को बात समझ में आया तो फिर बताओ।
इतना बात समझ में आई तो जल्दी बताओ आप लोग। खेती होती थी महाजनपद में, किसान में परिवर्तन ज़्यादा आया, ठीक है। जब लोहे का फाल प्रयोग करने लगा हल में, तो उसमें क्या हुआ कि जो जहाँ मिट्टी कठोर भी होती थी वहाँ भी जो है खेत जो है वो भी जोते जाने लगे, ठीक है। सीधी बात है कि जब ज़्यादा खेत में किसानी होने लगी, खेती होने लगी, या खेती टिकाऊ होने लगा, टिकाऊ होने का मतलब क्या हुआ कि अच्छे से खेती होने लगा, तो क्या हुआ कि कृषक का मनोबल भी बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, ठीक है ना। तो पहले नहीं होती थी, ठीक है ना। यही तो परिवर्तन है ना बाबू, यही तो परिवर्तन यहाँ बता रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो फिर आगे हम लोग मगध जो पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे कल से, ठीक, कल से आगे पढ़ेंगे हम। अगर आप लोगों के पास समय है तो आधा घंटा मैं उसका ले लूँ, बोलो पढ़ना है तो बस आज के लिए इसका 6 क्लास का जो है हिस्ट्री का जो है 5वां चैप्टर का हम लोग लास्ट पॉइंट पे अब चल रहे हैं, कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हिस्ट्री का हम लोग कल पढ़ेंगे।